तो लास्ट टाइम का अगर मैं देख लूँ तो हम लोग के पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आ गया था, एक बार चेक कर लेना। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आया था ट्रांसमिटेड का, एवरीवन चेक द फॉर्मूला। ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या आ गया था, v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1 डिवाइडेड नहीं सॉरी 2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 इंटू ai, पक्का। एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टेड का फॉर्मूला क्या आया था, क्या आया था v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1 इंटू ai, पक्का ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। सो ओवर ये पक्का ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, और v2 बाई v1 का खुद का रेशियो वगैरह हम लोग को पता थे, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, क्वेश्चन में सीधा सीधा जंप कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। v1 बाई v2 का बाय द वे खुद का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो क्या रहता है, v1 बाई v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ v2 बाई v1। तो देख इसमें सिर्फ ट्रांसमिटेड पूछा है क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन देख लो, डू नॉट राइट, एक सेकंड बस क्वेश्चन देख लो, इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रांसमिटेड पूछा है। बट मैं मुझे रिफ्लेक्टेड भी निकाल के बताओ, दोनों के फॉर्मूले पता है ना। पहले v1 और v2 का रेशियो लेके आओ एंड सब्स्टिट्यूट गेट द आंसर। ओके गो अहेड एवरीवन। आई होप सो सबको आंसर्स आ गए, एक बार चेक कर लेते हैं। सो ओवर हियर, ठीक है, बाय द वे आंसर क्या क्या है, 20/3 एंड 5/3, माइनस आ रहा है नहीं प्लस ही आ रहा है। 20/3 और 5/3 कितने लोगों को ये आ गया, आ गया पक्का। नहीं सॉल्व करूँ चलेगा, आई थिंक सो सबको ही आ गया, ठीक है। नहीं सॉल्व करूँ चलेगा ना, यहाँ पे सेकंड बेंच है ना, ठीक है। चलो लेट मी प्रोसीड विद दिस। ये देखो ना इसी का, पहले प्रोसीड यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले इफ यू रीड द क्वेश्चन, एवरीवन जस्ट चेक दिस क्वेश्चन। It is given that if y is equal to 5 sin 4x minus 8t wave gets reflected, we have to calculate the amplitudes of the reflected and the refracted wave and transmitted wave. Write the equations of the reflected and the transmitted waves and intensity. Intensity A और C पार्ट पहले कर लो, B पार्ट थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। B पार्ट इंटरेस्टिंग है, B पार्ट बाद में अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन फटाफट लिखो एंड कंटिन्यू विद द A and C पार्ट। देखते हैं एवरीवन, लिखिए ना। सबसे पहले तो ए रिफ्लेक्टेड फटाफट मुझे बता दो। यहाँ पे v1 बाई v2 का खुद का वैल्यू क्या आएगा, रूट ऑफ μ2 डिवाइडेड बाई क्या μ1। अगर आप देखोगे दोनों का रेशियो कितना आया है 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, करेक्ट है। तो v1 कितना टाइम्स हो गया 2 टाइम्स v2 आया ना, ठीक है। ए रिफ्लेक्टेड यहाँ पे क्या आ जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई क्या v2 प्लस v1 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे ai, पक्का। विच इज इक्वल टू v2 कितना है खुद, v1 कितना है 2v1, नहीं सॉरी 2v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस 2v2 इंटू ai का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 माइनस 5/3, पक्का। ये a रिफ्लेक्टेड आ गया, a ट्रांसमिटेड देख लेते हैं अब। यहाँ पे a ट्रांसमिटेड में यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, a ट्रांसमिटेड विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 इंटू ai, ठीक है। ये कितना आ गया 10/3। यहाँ तक कितने लोगों का आ गया, सेम था लास्ट टाइम की तरह ही है, ओके ठीक है, लास्ट टाइम की तरह जैसे। अभी इसके आगे देखते हैं। सी पार्ट पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सी पार्ट में अगर मैं एकदम सिंपली देख लूँ, बी पार्ट पे मैं आ रहा हूँ, बट सी पार्ट में सबसे पहले चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड द ट्रांसमिटेड वेव। मुझे बताओ आई आर डिवाइडेड बाई आई आई विल बी इक्वल टू ए आर डिवाइडेड बाई ए आई द होल स्क्वेयर, पक्का। तो आई आर और इंसिडेंट का खुद का वैल्यू कितना है आई नॉट, और रिफ्लेक्टेड कितना है खुद, रिफ्लेक्टेड कितने का है 5/3 और ठीक है माइनस 5/3 और 5, तो ये 1/3 द होल स्क्वायर, पक्का। तो ये 9 आ जाएगा। तो आई आर विल बी इक्वल टू 9 सॉरी आई नॉट डिवाइडेड बाई 9, ओके। एंड सिमिलरली आई ट्रांसमिटेड विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आई नॉट डिवाइडेड बाई 9, पक्का। ये कितने लोगों का आ गया, इजी था ये। बी पार्ट देखते, बी पार्ट इंटरेस्टिंग है। ए हो गया है, सी हो गया है, ठीक है। बी पार्ट पे ध्यान देते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। बी पार्ट पे आते, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड द ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव का खुद का इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लेते हैं। रिफ्लेक्टेड वेव का वाई आर का खुद का फॉर्मूला क्या आता है ए आर साइन, मुझे बताओ, ठीक है वो सब ठीक है, 2π वगैरह वो सब आता है। प्लस 4x का क्या होने वाला है माइनस 4x, 2π के टर्म से भी लिख सकते हो माइनस 8t
तो ए आर का खुद का वैल्यू कितना था यहाँ पे, कितना था यहाँ पे, -5/3 इंटू साइन -4x -80 माइनस एन में से हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो 5/3 साइन 4x प्लस 80, ये आ गया मेरा रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन। ये कितने लोगों का आ गया, ओके थोड़े लोगों का है, ठीक है फाइन। रुको रुको रुको, लिखना मत लिखना मत, ट्रांसमिटेड भी देख लेते हैं। ट्रांसमिटेड और इंटरेस्टिंग है, मुझे बताओ ट्रांसमिटेड में फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर चेंज नहीं होता, ये टेक्निकली फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्या है ये 2π/t है, बट ये वाला एक लैम्बडा वाला फैक्टर चेंज होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मेंस में बहुत आते हैं, ठीक है, ध्यान देना भी आप। सिंपल सा कुछ नहीं, इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करना आपको, अगर मैं तो अभी सॉल्व कर रहा हूँ, आपको तो ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा, बस ये माइनस माइनस का क्या रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, बस इतना सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। समझना ये चीजों को, चीजें इजी है, समझना ये चीजों को, ठीक है। ट्रांसमिटेड में ये 4x वाला फैक्टर चेंज हो रहा है, करेक्ट, एम्पलीट्यूड तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, 4x वाला फैक्टर चेंज हो जाएगा, अभी कितना आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, राइट दिस पार्ट एज, ये जो फैक्टर है 4x 4 वाला, ये 2π/λ का है ना, इज इक्वल टू कितना आया 4। अब जब ये दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2π/λ क्या डैश इज इक्वल टू पता नहीं कितना है, ठीक है, इज इक्वल टू x। दोनों का अगर रेशियो ले लूं तो क्या आ जाएगा, लैम्बडा डैश डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय x, है ना। कैन आई आल्सो राइट दिस पार्ट एज v2 डिवाइडेड बाय v1, हम लोगों ने लास्ट टाइम ही लिखा था, v1 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स v2, तो 4/x इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स v2, v2 ऊपर नीचे हो जाएगा कैंसल आउट, ठीक है, v2 ऊपर नीचे हो जाएगा कैंसल आउट, x का वैल्यू कितना आया 8। तो वहां पे अगर मैं रिफ्लेक्टेड सॉरी ट्रांसमिटेड का देखूं कितना आ रहा था, 10/3 साइन 8x ना -80, सेम डायरेक्शन है ना, तो इसलिए x का फैक्टर चेंज होगा क्या यहाँ पे, नहीं। तो ऑप्शंस आपके यही होने वाले हैं, -8x या +8x, -4x या +4x, वो आपको देख के टिक करेगा, आपको एक्चुअली 8 कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि आपको पता है 4 से वो चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है, होने वाला है। तो -4x +4x के दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कैंसल आउट। -8x और +8x में से -8x कैंसल आउट हुआ, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम, ठीक है। स्टार मार्क कर लो, अच्छा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको बहुत, तो मेंस में आपको इतना इशू नहीं होगा, ये वेव्स में इतना सब चीज़ें आपको कैलकुलेट एक्चुअली करनी नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग लगाने चीज़ें लेके आ जाओगे आप, ठीक है। आपको इसमें मेजरली कैलकुलेशन जनरली एडवांस में करना पड़ता है, स्पेशली इन दोस न्यूमेरिकल्स वेयर द ऑप्शंस आर नॉट गिवन और इफ देयर आर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, ठीक है, वहाँ पे आपको टेस्ट करना पड़ेगा, वरना मेंस में तो ये क्वेश्चंस आपको इजीली हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, जब हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। If you are almost completed the page, so start on a new page, otherwise leave 3-4 lines and write down standing waves या फिर stationary waves, ठीक है, okay, leave 3-4 lines and write down standing waves या stationary। लेक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा नया पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, everyone look now, so over here we are going to calculate the stationary wave या standing wave, ठीक है, पेन नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। So standing wave में क्या हो जाता है, बेसिकली when two waves are traveling in opposite direction which are coherent मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे सेम, मतलब बेसिकली यहाँ पे दो वेव्स नहीं होते, एक ही वेव दो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, उसको हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, एक से ना, ठीक है सॉरी। सो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव हम लोग देखेंगे, इक्वेशन थोड़ा सा टफ है डिराइव करना, बट अगेन फॉर्चुनेटली आपको डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। इसके आगे जो हम लोग स्ट्रिंग वगैरह के डेरिवेशन करते हैं वो आते हैं, ठीक है, वो इजी है। अब यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव, पेन नीचे रख देना, ठीक है, कुछ भी डेरिवेशन वगैरह आप नहीं लिखोगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये स्टेशनरी वेव बनता क्या और ये है क्या, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग ने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हम लोग ने अज्यूम किया था, करेक्ट है। लेट अस अज्यूम कि सिर्फ यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, ठीक है, डॉट बाद में लिख लो, टाइम दे दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं, एवरीवन लिखे ना, हम लोग अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं हो रहा, ठीक है, ये अज्यूम करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। ट्रांसमिशन नहीं हो रहे तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, पक्का। तो रिफ्लेक्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो, एक वेव यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अभी मान के चलो कि यहाँ पे ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, द फर्स्ट मीडियम वाज गोइंग समवॉट लाइक दिस और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर रेयर टू डेंसर यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्शन, तो मुझे बताओ क्रस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज
ट्रफ एंड ट्रफ विल बी रिफ्लेक्टेड एज अपोजिट भी पॉसिबल है, जब जहां पे डेंसर टू रेयर हो जाएगा, अगर डेंसर टू रेयर हो जाएगा तो क्रेस्ट विल रिमेन एज क्रेस्ट एंड ट्रफ विल रिमेन एज ट्रफ। पर फिलहाल के लिए मान के चलते रेयर टू डेंसर उल्टा भी पॉसिबल है, दैट इज नॉट एन इशू। तो उसका भी इक्वेशंस देखेंगे, बट उसके इक्वेशंस में इतना कुछ खास चेंज नहीं है, साइन और कॉस एक्सचेंज हो जाएंगे, कैसे क्यों क्या हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। सो अब ये रिफ्लेक्ट हो गया, मान लेते हैं ये वाले पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। मान लेते हैं ये वाले पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। जो मैंने पर्पल में ड्रॉ किया है वो मेरा रिफ्लेक्टेड वेव है, और यहाँ पे जो ब्लू में ड्रॉ किया था वो मेरा इंसिडेंट रे है। मान लेते हैं यहाँ पे भी मैं एक रिस्ट्रिक्शन डाल देता हूँ, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे कोई तो एक वापस यहाँ पे सेम मीडियम है, डेंसर मीडियम है। मुझे बताना ओवर ईयर हो क्या रहा है। पहले तो वेव ऐसे गया, रिफ्लेक्ट होकर वापस ऐसे आ गया, वापस ऐसे जाएगा, वापस ऐसे जाएगा। कहना है द वेव इज रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो और अगर मैं अज्यूम करूं कि यहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह नहीं है, मतलब ट्रांसमिशन भी नहीं हो रहा, सो कहना है अज्यूम अ सिंपल लॉजिक दैट the wave will continue oscillating somewhat like this, ठीक है, assuming there are no friction losses। यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। पक्का? तो मुझे बताना if there is no transmission, तो इसका अगर एम्पलीट्यूड a है तो इसका भी एम्पलीट्यूड क्या रहने वाला है, a। कोई एम्पलीट्यूड में चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ? एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। हाँ, इनफैक्ट वो वेव इक्वेशन यहाँ से ही आता है, आप हाइजेनबर्ग सर्टेनिटी में आपने ये किया रहेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके भी वेव के इक्वेशन ऐसे ही आते हैं, बट बिफोर वी गो इनटू दैट थिंग, बट उसमें एक इशू है। अगर आप देखोगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या फिर कभी भी आप एक वेव, एक प्रोटॉन का, जो भी एक चीज का, एक मैक्रोमोलिकुलर ऑब्जेक्ट का लेते हो, वहां पे, और इफ आई कंसिडर द वेव एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वहां पे हम लोग v का फॉर्मूला √T/μ लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पे मास पर यूनिट लेंथ, मास टेक्निकली उधर है नहीं, ऐसे नहीं होता, बट मास आपके ट्रेडिशनल टर्म्स नहीं, नेग्लिजिबल भी नहीं, ट्रेडिशनल टर्म्स में मास नहीं होता। जैसे आइंस्टाइन ने बोला है कि मास और एनर्जी दोनों क्या है फिलहाल के लिए, सेम, ठीक है। तो एनर्जी के टर्म्स में आप ये करते हो, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टर्म्स में आप लिखते हो। बट बिफोर वी गो इनटू दैट थिंग, अंडरस्टैंड वन सिंपल लॉजिक। हम लोग को इक्वेशन चाहिए स्टेशनरी वेव का, एक नॉर्मल स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका गिटार हो गया, सितार हो गया, अगर आप टेक्निकली देखोगे तो पियानो के पीछे भी स्ट्रिंग्स ही होते हैं, करेक्ट है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट बेसिकली ये लॉजिक के ऊपर ही काम करता है। तो अगर आपको आगे जाके अकॉस्टिकल इंजीनियर बनना है, ठीक है, अकॉस्टिक्स में स्टडी करना है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ओके। सो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आपके इसके ऊपर ही होते हैं, ठीक है। सो आपके ऊपर है, करना करो। और अगर आपको लगेगा कि अगर अकॉस्टिक्स सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के लिए, ऐसे नहीं होता। जैसे कि अगर आप कार डिजाइन में भी जाते हो तो आपको अकॉस्टिक्स और वाइब्रेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके इंजन का फ्रीक्वेंसी और आपके कार का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया या लगभग पास है, तो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो हटाने के लिए आपको ये वाइब्रेशन स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड इनफैक्ट वो इंजीनियरिंग में, क्योंकि आपका बेसिक्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि कार का बेसिक डिजाइन होता है, जैसे कि इंजन हो गया, क्लच हो गया, ये सब पे स्टडी अच्छा खासा हो चुका है, तो इतना कुछ करना बाकी नहीं है उसमें, ठीक है। इंजन, क्लच, ब्रेक्स, ये सब पे ये नहीं है। अगर आप एक्चुअली फ्यूचर में देखोगे, मेजरली 2-3 चीजों पे ये काम करेगा। पहले तो देयर इज अ पार्ट कॉल्ड एज मेकाट्रॉनिक्स। मेकाट्रॉनिक्स इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल, जिसको हम लोग एआई इंटीग्रेटेड बोलते हैं। सो बेसिकली एआई, मतलब अगर आप देखोगे आजकल नाम आप एआई बहुत सुनते हो, बट एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे आपको बेसिकली सराउंडिंग देख के, जैसे कि टेस्ला हो गया, टेस्ला खुद एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, बट अभी भी उतना वो एक्यूरेट नहीं है, अभी भी उतना एक्यूरेट नहीं है, बट बेसिकली दैट इज द फ्यूचर, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप ये देखोगे मेगाट्रॉनिक्स में, अगर आप लोटस कार पता है आपको? लोटस, ठीक है, नहीं लोटस नहीं पता, जाए दो फिर, ठीक है। सो लोटस, कॉइनिक्स, ये सब अगर आप कार देखोगे, ठीक है, तो जो बहुत ही लग्जरियस कार्स आते हैं, ठीक है। सो इफ यू कंसिडर, तो ये कार के अगर आप देखोगे तो इफ इट इज गोइंग थ्रू वेरी नैरो पाथ, तो अपने आप को आसपास का डिटेक्ट करके जो रेयर व्यू मिरर होता है वो अंदर आ जाता है कार के, ठीक है। तो वो सब, मतलब ये सब मैं बहुत छोटी छोटी सी चीजें बता रहा हूँ, बट ये सब की चीजों में अभी फ्यूचर है, क्योंकि बेसिक्स इंजन वगैरह सब हो चुका है, ठीक है, इंजन वगैरह सब हो चुके हैं, इंजन, क्लच, ब्रेक, ट्रांसमिशन, मेजरली चीजें उसमें हो चुकी है। अब यहाँ पे आपका इक्वेशन यहाँ पे एक बनता है, और यहाँ पे समझने के लिए, वो चीज से समझने के लिए हम लोग को फ्रीक्वेंसी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कैसे आप कंफर्ट में लेके आ सकते हो कार को, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव। सबसे पहले जो वेव राइट में गया उसका इक्वेशन क्या था, फटाफट बता दो।
y1 इज इक्वल टू अभी हम लोग ने लिखा है क्या, a sin 2 पाई क्या nt माइनस x बाई लैम्बडा, पक्का इसी सा है। y2 अगर मैं अज्यूम करूँ कि यहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेस नहीं है तो एम्पलीट्यूड क्या रहने वाला है, सिंक, ट्रांसमिशन भी नहीं है, फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। सो कैन आई राइट दिस एज a, देखना ध्यान से, साइन, इनफैक्ट ये a होगा या माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए साइन, आगे बताओ 2 पाई nt प्लस x बाय लैम्बडा, पक्का। सो कैन आई सेट नेट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है, विच इज इक्वल टू a इंटू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं, 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2 क्या हो जाएगा, nt। अगर आप देखोगे साइन ए माइनस साइन बी हो गया ना टेक्निकली, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 2। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके देख लूं तो यहाँ पे आएगा 2 पाई x बाय लैम्बडा cos a माइनस बी अपॉन 2। तो दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, nt क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है, सॉरी ऐड कर लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, nt प्लस nt 2nt डिवाइडेड बाय 2 क्या होने वाला है, 2 पाई nt, पक्का। अरे अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी के लॉजिक्स आपको पता है, ठीक है। प्लस भी हो सकता है यहाँ पे, अगर डेंसिटी टू एरर हो जाएगा तो ये क्या होने वाला है, माइनस के जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस। वो बाद में देखते, पहले हम लोग ये जनरल इक्वेशन लेके आते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2a sin 2 पाई x बाय लैम्बडा एंड cos 2 पाई nt, पक्का, यस। अगर आप यहाँ पे देखोगे इक्वेशन ध्यान से, तो इक्वेशन में ज्यादा चीजें आपको कुछ करनी नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन दिखने में थोड़ा सा टफ दिखेगा, बट ज्यादा चीजें आपको करनी नहीं। आप जब भी क्वेश्चन में जंप करोगे, आपको x के साथ जो फैक्टर है वो 2 पाई बाय लैम्बडा का होगा, बस इतना याद रखना है। आगे साइन है, आगे कॉस है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जो t के साथ है वो क्या रहेगा, 2 पाई एन या 2 पाई बाई t, ठीक है। अगर मुझे बताओ डेंसिटी टू एरर हो जाए तो साइन और कॉस क्या हो जाएंगे, स्विच। अगर वापस अगर मैं लेफ्ट से ये इक्वेशंस मार्क करने जाऊं तो यहाँ पे प्लस पाई बाय 2 आ सकता है, तो यहाँ पे साइन साइन और कॉस कॉस भी हो सकता है। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा बाय द वे, सपोज की इनिशियल इक्वेशन पाई बाय 2 का है तो कॉस ए प्लस 2 कॉस, ठीक है, कॉस ये माइनस, और कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या आएगा, साइन साइन। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन आते हैं, वो आपको याद रखना है। साइन कॉस, वो बाकी की 3 आप लिखोगे, एक मैंने लिखा है, साइन कॉस, सेकंड क्या आएगा, कॉस, थर्ड साइन साइन, फोर्थ क्या रहेगा, पक्का। सो मेरे पास अभी जनरल इक्वेशन था, वो जनरल इक्वेशन को मैं स्विच वगैरह कर सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए जो इक्वेशन है वो मैं लिख लेता हूँ। इक्वेशन क्या था मेरे पास, y इज इक्वल टू क्या आ गया था यहाँ पे, 2a क्या साइन 2 पाई x बाय लैम्बडा cos 2 पाई nt, पक्का। ये वाला इक्वेशन था। मुझे बताओ, अगर आप y देखोगे, y 2 तरीके से वेरी हो रहा है। कौन से तरीके से, एक तो सबसे पहले तो x और दूसरा क्या है t, 2 वेरिएशन है। तो सबसे पहले तो मैं इसके वैल्यूज लेके आने का ट्राई करता हूँ, एंड देन लेट अस कैलकुलेट वेरियस थिंग्स, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एसएचएम में किया था, सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पे एक डिफरेंस है। एसएचएम में हम लोगों ने, मुझे बताओ एक चीज़, सबसे पहले हम लोगों ने टाइम का एक लिखा था, और यहाँ पे टाइम के क्या क्या वैल्यूज थे, मुझे पहले वो बता दो। 0 याद है, ये 0, नेक्स्ट क्या था, t/4, नेक्स्ट क्या था, t/2, नेक्स्ट क्या था, 3t/4, नेक्स्ट क्या था यहाँ पे t, पक्का। और यहाँ पे x के वैल्यूज थे, सेम x के भी यहाँ पे आएंगे, वहाँ पे सिर्फ t का था ना, यहाँ पे x के भी आएंगे, x के वापस सेम ही वैल्यूज है, 0, नेक्स्ट रहेगा λ/4, तो मुझे होता है आगे क्या रहने वाला है, λ/2, फिर 3λ/4, और यहाँ पे लैम्बडा, पक्का। यहाँ पे चाहिए तो आप और एक ले सकते हो, बट फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर मैं और एक ले लूँ तो आप खुद से आप सॉल्व कर सकते हो। 5t/4 भी था, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 5λ/4, पक्का। ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को y के इक्वेशंस चाहिए, पक्का। अब यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन देखिए ना, ये बैक थोड़ा ऊपर बस, यहाँ पे देख लो। अब ये इंटरेस्टिंग है, एवरीवन लुक है ना। यहाँ पे मुझे 2 वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके y का इक्वेशन लेके आना है, ठीक है। एक नहीं है, 2 है। तो सबसे पहले तो हम लोग टाइम को 0 नॉट राइट, यहाँ पे देख लो सेलनस में। तो सबसे पहले तो हम लोग टाइम को देख लेते हैं। टाइम को अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर लूँ, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 ना, ठीक है। cos 0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। अब ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कॉलम की, ठीक है।
ये कॉलम में टाइम 0 है तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1, एक्स का वैल्यू पहले 0 सब्स्टिट्यूट होता है, साइन 0 का वैल्यू कितना आने वाला है 0। अभी सेकंड में सब्स्टिट्यूट करूंगा λ/4, तो λ/4 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, π/2 हो जाएगा, sin π/2 कितना हो जाता है 1, तो बचेगा क्या मेरे पास 2a। उसके बाद अगर मैं देखूं λ/2 तो कितना हो जाएगा sin π कितना हो जाएगा वापस 0। वैसे तो आगे के टर्म्स इजी है, तो अगर आप देखोगे 0 नेगेटिव क्या आ जाएगा 0 पॉजिटिव, तो -2a। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 0, नेक्स्ट लास्ट क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जब ये टाइम t = t/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो t = t/4 हो जाएगा। सोच समझ के बताओ, अगर t/4 हो रहा है, ये t/4 t कैंसिल, cos π/2 का वैल्यू कितना आने वाला है 0, तो x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये पूरा टर्म कितना होने वाला है 0। सो कहने से 0 0 0 0, कुछ भी चेंजेस आने वाले क्या यहाँ पे नहीं। ठीक है, और एक मैं सॉल्व करूंगा, अगला टर्म आपको पूरा टेबल कंप्लीट करना है। वापस t/2, तो अगर t/2 सब्स्टिट्यूट कर लो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे cos π का वैल्यू कितना होता है -1, बस सेम वैल्यूज यहाँ पे 0, -2a के +2a के जगह पे क्या आ जाएगा -2a। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 0 2a 0 और -2a। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है सबको। अगला आप टेबल फिल कर सकते हो। ठीक है, ओके, कंप्लीट दिस। टेबल फिल कर लिया। नेक्स्ट क्या आ रहा है 6 के 6 भर दिए। नेक्स्ट क्या आने वाला है यहाँ पे 0। नेक्स्ट क्या आ गया यहाँ पे 0 2a 0 -2a वगैरह वो सब, और लास्ट वाला वापस कितना आ रहा है 0। पक्का ये फिल कर दिया ना सबने। अब देखते हैं इसका ग्राफ। ठीक है एवरीवन, लेकिन ना सेकेंड बेंच यहाँ पे देख लो। ठीक है, सो इफ आई वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं y वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले टाइम t = 0 पे मेरा ग्राफ क्या आ रहा है यहाँ पे देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। सो सबसे पहले तो मैं पॉइंट्स यहाँ पे नीचे मार्क कर लेता हूँ। इट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे λ/4। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे λ/2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे 3λ/4। नेक्स्ट क्या है पॉइंट यहाँ पे लैम्बडा, और लास्ट अगर आप देखोगे तो 5λ/4। पक्का ये लॉजिक क्लियर है। अब देखते हैं ध्यान से। ठीक है, अभी पहले मैं t = 0 पे प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इजी है एकदम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं t = 0 पे अगर मैं प्लॉट कर लूँ, यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है फटाफट बता दो 0। नेक्स्ट क्या है 2a। नेक्स्ट क्या है 0, तो 0 2a 0 -2a 0 2a। पक्का ऐसे कुछ ग्राफ आ जाएगा, तो 2a आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या रहेगा -2। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सा चीज है, whenever I consider t = 4 t/4, देख लो वहां पे कितने पॉइंट्स है, सबके सब पॉइंट्स चेक करो ना, यहाँ पे सबके सब पॉइंट्स कितने हैं 0, मतलब हर एक पॉइंट रेस्ट पे बराबर है। क्या आ जाएगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देख लूंगा, मैं ये 3 ही ड्रॉ करूंगा, बाकी के 3 आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो क्या आ गया है 0। नेक्स्ट क्या आ गया है -2a। ठीक है, ध्यान देते हैं 0 -2a 0 +2a 0 -2a। पक्का यस। मुझे बताना यहाँ पे अगर आप ये ग्राफ ध्यान से देखोगे, डोंट ड्रॉ एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, सो इफ यू चेक दिस ग्राफ केयरफुली, कोई कोई टाइम पे ऐसा है कि वेव का एक्चुअल अगर आप देखोगे तो ये 0 0, इसके नेक्स्ट वाले भी ग्राफ कैसे आ जाएगा 0 0 वाला, करेक्ट है। तो कोई कोई टाइम पे वेव का टोटल डिस्प्लेसमेंट, हर एक पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है 0। हाँ ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट रहेगा जहां पे अगर आप देखोगे हर एक पॉइंट पे कितना आ रहा है 0। ठीक है, वैसे हम लोग बोलते नहीं उसको डिस्ट्रक्टिव, बट वैसे आप थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, सो इफ आई कंसिडर दिस थिंग। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाले पॉइंट्स देखना। अब ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग है, x = 0 x = λ/2, इनका हर एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है। यहाँ पे ये रेस्ट मतलब 0 पे, यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे भी कितना है 0 पे। सो कैन आई से देयर आर सर्टेन पॉइंट्स इन द वेव विच विल नेवर हैव एनी डिस्प्लेसमेंट। ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडिया कुछ? नोड। नोड नोड मतलब वो पॉइंट जहां पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट कितना आने वाला है 0। कोई भी टाइम ले लो, अभी तो मैंने एकदम पर्टिकुलर टाइम लिया, अब कोई भी टाइम सब्स्टिट्यूट करके देखो, क्योंकि अगर मैं x को λ/2 सब्स्टिट्यूट करता तो वैसे भी ये कितना होने वाला है 0। तो cos का फैक्टर कुछ भी है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या यहाँ पे? नहीं। तो मुझे बताओ, द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज नोड।
सो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विल बी कॉल्ड एज, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे एंटीनोड। जैसे कि ये हो गया, पक्का इनका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, मैक्सिमम। मुझे तो बाकी के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट किसके बीच में रहेगा, 0 to 2a, ये दोनों के बीच में रहेगा ना, करेक्ट है। अगर आप ये एक रैंडम पार्टिकल देख लो, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 भी नहीं है 2a भी नहीं है, बट बीच का कोई तो डिस्प्लेसमेंट है। सो कैन आई से दैट यहाँ पे पार्टिकल एसएचएम तो परफॉर्म कर रहा है, बट हर एक पार्टिकल का एसएचएम जो परफॉर्म कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। नोड पे कितना है उसका एम्पलीट्यूड, 0, मतलब वो ऐसे, मतलब कुछ यहाँ पे देख लो, वहां पे नोड पे वो कुछ फॉर्म ही नहीं कर रहा, मतलब कुछ बना ही नहीं रहा। एंटी नोड पे कितना है उसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है, उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट इट विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस x। इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है। ये सब पॉइंट्स मैंने दिए हैं। फर्स्ट ड्रॉ दिस 6 ग्राफ्स, 6 आएंगे, 1 2 3 मैंने ड्रॉ किए, अगले 3 आप ड्रॉ कर लेना। चलो फटाफट, एवरीवन शैल वी प्रोसीड। ध्यान देते हैं यहाँ पे देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप वैसे लिखते जा सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन में मेरे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहली चीज मुझे द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज नोड। तो अगर आप देखोगे प्रीवियस जो ग्राफ है, ध्यान देना एक से ना, सो प्रीवियस ग्राफ में, एक मिनट, ठीक है, ये वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो ये वाले पॉइंट्स को हम लोग मार्क करके लिखेंगे। ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या मार्क करके लिखने वाले हैं, नोड, ठीक है। ये पॉइंट्स को मार्क करके लिखना नोड, और ये वाले पॉइंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, एंटीनोड। वैसे नीचे वाला पॉइंट भी हो जाएगा, ये भी एंटीनोड है, ठीक है। वापस उस पे आते हैं, ठीक है, हो गया ना, वापस इस पे आ जाते हैं। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंटीनोड, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, अगर मैं देखो ऑल द पार्टिकल्स इन द वेव फॉर्म परफॉर्म एसएचएम एक्सेप्ट एट द नोड्स, बट सबका एम्पलीट्यूड सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है। नोड वाले तो मूव ही नहीं कर रहे, ठीक है, आप लिखते जा सकते हो वैसे। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, पार्टिकल बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स हैव जीरो फेस डिफरेंस। कैसे देख लेते हैं, एवरीवन देखिए एक सेकेंड। अगर मैं 2 नोड ले लूं, जैसे कि ये 2 नोड ले लूं, इसमें हर एक पार्टिकल कहां पे जा रहा है, ऊपर, बराबर है ये, और इसके साइड में अगर मैं देख लूं तो हर एक पार्टिकल कहां पे जा रहा है, नीचे। तो मुझे तो 2 नोड के बीच में हर एक पार्टिकल, ये दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। कोई भी 2 पार्टिकल ले लो, बट यहां पे देखो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल का फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई। एक्सेलेंट, एक ऊपर जा रहा है, कहां पे जा रहा है, नीचे, पक्का। वही चीज यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ सिंगल नोड हैव फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ऑन द सेम बिटवीन 2 नोड्स कितना आ जाएगा फेज डिफरेंस, 0 का। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड और एंटी नोड कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 2। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड कितना आ जाएगा, एंड और लैम्डा बाय, देखो यहाँ पे अगर नहीं समझ में तो यहाँ पे देख लो, 2 नोड के बीच का ये लैम्डा, ये पूरा लैम्डा है ना, ये पूरा लैम्डा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय, पक्का। शेषर वेव हैव एनी 4 इक्वेशंस। जनरल इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। सो यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। सो यू विल ड्रॉ 2 कॉलम्स एंड राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, ठीक है। यू विल ड्रॉ 2 कॉलम्स एंड फर्स्ट में आ जाएगा प्रोग्रेसिव, सेकेंड में आ जाएगा स्टेशनरी। प्रोग्रेसिव के अंदर लिखो फर्स्ट, प्रोग्रेसिव में सबके सब बॉडी एसएचएम तो परफॉर्म करते हैं, बट सबका एम्पलीट्यूड सेम है, अलग अलग है, सेम, बट यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। सो प्रोग्रेसिव के अंदर आप लिखोगे ऑल द बॉडीज परफॉर्म एसएचएम, ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम, ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम विथ सेम एम्पलीट्यूड, ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम विद द सेम एम्पलीट्यूड। मुझे बताना, प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होते जाता है, बट यहाँ पे एनर्जी इज कन्फाइंड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके। सो प्रोग्रेसिव में लिखोगे आप, द एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम one particle to another continuously, energy is transmitted from
one particle to another continuously. यहाँ पे देखते हैं energy is restricted between 2 points. Energy is restricted between 2 points. थर्ड, मुझे बताओ कि यहाँ पे वेव में, एक सिंगल वेव में कभी भी सबके सब पार्टिकल एक साथ जीरो पे रेस्ट पे आते हैं क्या? नहीं, बट स्टेशनरी में पॉसिबल है. हाँ, सो लिख लेना all the particles are in different phases and do not arrive at mean position simultaneously. But इसका क्या रहेगा? All the particles arrive at the mean position. Stationary में लिख लो. All the particles arrive at the same at the mean position simultaneously. All the particles arrive at the mean position simultaneously. और भी है वैसे डिफरेंस, बट वो डायग्राम के डिफरेंस वो आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट. अभी आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. ठीक है, ओके, ध्यान से देखना. पहले तो ये क्वेश्चन लिख लो, एंड जो आपने चार ऑप्शन लिखे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस जो समथिंग समथिंग, वो चारों ऑप्शन लिख देना. 2a sin लिखा है, 2a cos लिखा है, वो सब चीजें लिख लो. चारों के चारों ऑप्शन पे लिख लेना. अब देखते हैं उसमें से एलिमिनेट कैसे करेंगे. लिख दिया. अब आप पूछ रहे थे कि साइन कहाँ पे आएगा, कॉस कहाँ पे आएगा, और उसके हिसाब से इक्वेशन सजेस्ट कैसे होते हैं वो हम लोग देखते हैं. ठीक है, चारों ऑप्शन लिख लो ना. y इज इक्वल टू 2a sin 2π x बाय लैम्डा cos 2π. पहले ऑप्शन लिख लो, क्योंकि ऑप्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट. फेस फिलहाल फेस के साथ लिखोगे या नहीं लिखोगे चल जाएगा, लिख लो आपको जैसे लिखना है. ठीक है, नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स द वेव. एकदम सिंपल सा लॉजिक है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये वाला फैक्टर लेके देखते हैं, sin 2π x बाय लैम्डा. ठीक है, ध्यान से देखना ये वाला इक्वेशन. एरिया लिखे यहाँ पे देखिए, sin 2π x बाय लैम्डा. आप इक्वेशन आप सबसे पहले तो वेव देख के ही बता सकते हो. सिंपल सा देखिए, आप बता दो मुझे एक चीज कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या बन रहा है, नोड बन रहा है या एंटी नोड बन रहा है, फटाफट बता दो. नोड बन रहा है, ये सब लोग मानते हो. x इज इक्वल टू 0 पे क्या बन रहा है, नोड. तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए? मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए नोड पे? मिनिमम. मतलब जब भी x 0 होगा तभी y का भी वैल्यू कितना रहना चाहिए, वो तो देख के भी आप बता सकते हो. जब x 0 होगा तभी y का भी वैल्यू कितना रहना चाहिए. अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, sin 2π x बाय लैम्डा या फिर क्या, cos 2π x बाय लैम्डा. इसमें से मुझे कौन सा जीरो देगा, बस मुझे इतना सिंपली बता देना. साइन जीरो देगा या cos जीरो देगा? जब x 0 होता है तभी साइन 0 होगा ना. पक्का ये क्लियर है? नहीं क्लियर है तो पूछो, एकदम इजी है, इसमें तो कुछ सॉल्विंग भी नहीं करना है. पक्का? तो मेरे cos 2π x बाय लैम्डा के दोनों ऑप्शन गलत हो गए. तो कोई तो एक दूसरे कलर के पेन उठाओ, वहां पे जहां पे आपने cos 2π x बाय लैम्डा के आपको दो टर्म्स मिलेंगे. cos 2π x बाय लैम्डा के आपको दो टर्म्स मिलेंगे, उसको क्रॉस कर देना वो वाले पेन से. cos 2π x बाय लैम्डा के प्लस फाइ नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है. क्रॉस कर दिया, कोई और कलर के पेन से क्रॉस कर दो, और उसके आगे लिख लेना. हाँ, एक सेकंड देखते ना. क्रॉस कर दिया, उसके आगे लिख लो. उसका रीजन क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 y शुड बी क्या, एक सेकंड, एट x इज इक्वल टू 0 y शुड बी. बाद में देखते हैं ना, बाद में की चीजों पे, पहले x का देखते हैं. दो वेरिएबल है. ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे. एवरीवन लुकिए, sin 2π x बाय लैम्डा इनटू cos या sin 2π x बाय लैम्डा इनटू sin. ठीक है, दो ऑप्शंस बचे मेरे पास. इजी से है. ठीक है, और कोई कलर का एक पेन ले लेना, क्योंकि आपको बाद में ओवरलैपिंग हो जाएगा वो चीज. ठीक है, सो लुक हियर एवरीवन लुक हियर नाउ. एट x इज इक्वल टू 0
कैसे? टाइम और एक्स का क्या रिलेशन है? ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एवरीवन लिखे ना। अब आते हैं हम लोग के पास वापस दो ऑप्शन है, साइन 2 पाई एन टी और कॉस 2 पाई एन टी। अच्छा ओके, यहाँ पे देख लो बराबर, ये दो ऑप्शन है मेरे पास। अब इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हम लोग को देखते हैं और कैसे वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया, cos 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा कैसे हटा, ठीक है। इक्वेशन सिर्फ आपको टिक करके आना है, बस कुछ सॉल्विंग नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये जो डायग्राम दिया है कहाँ पे दिया है, टाइम t इज इक्वल टू 0। मुझे तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मुझे ये मिल रहा है या ये मिल रहा है। मेरे पास दो ही ग्राफ थे ना, एक तो ऐसा ग्राफ था और एक ऐसा ग्राफ था, करेक्ट है, या फिर नीचे से भी हो सकता है, ठीक है। बट कौन सा था, ये वाला था या ये वाला था, फर्स्ट था या सेकंड था, फर्स्ट। मुझे बताओ एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पॉइंट्स 0 या कोई कोई पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट है? तो इफ आई सब्स्टिट्यूट टाइम t इज इक्वल टू 0 अंडर दिस इक्वेशन, हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0। बट इफ आई सब्स्टिट्यूट टाइम t इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 आने वाला है क्या? नहीं, एक से ना। तो यहाँ पे साइन 2 पाई nt के दो ऑप्शन रहेंगे, उसको कैंसिल आउट कर दो और लिख लेना, उसको कैंसिल आउट कर लो एंड लिख लेना साइन 2 पाई nt के दो ऑप्शंस रहेंगे, उसको कैंसिल आउट करके लिखना एट t इज इक्वल टू 0 the particles have certain displacement. At t is equal to 0 the particles have certain displacement. In fact ये आंसर आपको कभी आएगा ही नहीं। अगर ये आता तो मेरा ग्राफ ऐसे दिखता था ना, तो अगर आपको आपका ग्राफ ऐसे कुछ दिखाई देता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा वे पे, ठीक है। चलेगा, अब पूछो क्या डाउट है। मेरा वही क्वेश्चन था कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, और आपने फिर x इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन नहीं होगा, x t पे कैसे डिपेंड कर रहा है। मैं कोई भी पॉइंट का देख रहा हूँ ना, मैं थोड़े ना मैंने x इज इक्वल टू 0 का लिया, x इज इक्वल टू 0 पे 0 ही रहने वाला है, टाइम कितना भी हो जाए। इसलिए जो हमने ग्राफ बनाया वहाँ से एकदम कि t वहाँ से? 0 पे ये ग्राफ बन ये क्वेश्चन में दिया था t इज इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ, ठीक है। तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा है मेरे पास, मतलब ये मतलब कौन सा बचा है, cos 2 पाई nt और sin 2 पाई x बाय लैम्बडा, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट इसमें जाते हैं, चलो ये मेंस का है, ध्यान से लिखो, ध्यान से लिखना। यहाँ पे प्लस फाइव का फैक्टर मुझे लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे क्या ये सबके सब पार्टिकल्स मीन या एक्सट्रीम पे है क्या, नहीं। तो मेरा जनरल इक्वेशन, पहले मैं जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ। जनरल इक्वेशन यहाँ पे क्या रहने वाला है, y इज इक्वल टू 2a, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सर यहाँ पे देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा कॉस 2 पाई एन टी प्लस 5, पता नहीं 5 कितना है, बराबर है। गुड, ट्राई करो, 5 का वैल्यू आपको बस लेके आना है। बाय द वे यहाँ पे साइन आएगा या कॉस आएगा, सोच समझ के बताओ। x जब भी 0 तभी y का वैल्यू कितना चाहिए मुझे, देखो ना यहाँ पे x जब भी 0 तभी y का भी वैल्यू कितना चाहिए, तो साइन आएगा या कॉस आएगा, साइन, क्योंकि कॉस में 0 नहीं देता। यहाँ पे अगर एंटी नोड बनता तो उल्टा आता था, क्या आता था, कॉस, ठीक है। सिर्फ रिलेट कर रहे हैं आपको चीजें, सॉल्विंग तो कुछ है नहीं खास। चलो एवरीवन, ओके यहाँ पे देखते हैं, समझो ये चीजों को कैसे करना है। एनीवन 5 का वैल्यू क्या आया, पाई बाई 3, ओके पाई बाई 3 मे बी, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके लुक हियर, पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बेसिक से सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन समझो, सबसे पहले तो डायग्राम को देखो, मुझे बताओ ये वाला पॉइंट कहने से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हाँ या ना। अच्छा ठीक है, सबसे पहले देखते कि यहाँ पे साइन आएगा या कॉस आएगा, उसका तो लॉजिक आपको समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पे क्या आने वाला है, साइन, क्योंकि कॉस अगर आता है तो कॉस पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहना चाहिए था, ये तो क्लियर कट है, ये आ जाएगा। अब देखते हैं, कैन आई से एट t इज इक्वल टू 0 दो कंडीशन है, x इज इक्वल टू ये लिखे, ये डिस्टेंस कितना है, एक्सेलेंट, कितना है, लैम्बडा बाय, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, y कितना आ गया,
बराबर। ये डायग्राम से मैंने, हाँ बोलो। बट एट टाइम t इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू a पे है ना वो पार्टिकल। 0 जब टाइम है तभी वो पूरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है क्या फिलहाल के लिए? नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 2a इंटू लैम्डा बाई 4 मतलब साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 कितना हो जाता है? 1 कॉस फाई। यहाँ तक ठीक है। तो कॉस फाई के वैल्यू मेरे पास क्या आ गए है? हाफ। पक्का? कॉस का क्या आ गया है? हाफ। पक्का? तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो पाई बाई 3 ऑप्शन है और एक कितना रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह का जरूरत ही नहीं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो अगर आप देखोगे ये पार्टिकल्स कहाँ पे, ये वाला पार्टिकल जा कहाँ पे रहा है? नीचे। तो इसका वेलोसिटी पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए? नेगेटिव। तो अगर मैं वेलोसिटी देख लूं, कॉस ज्यादा कुछ करना नहीं है। कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस साइन फाइव इंटू समथिंग समथिंग, वो सब कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बताऊँ तो माइनस साइन पाई बाई 3 ये नेगेटिव देगा ना मुझे, और 5 पाई बाई 3 नेगेटिव नेगेटिव क्या देने वाला है? पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? पाई बाई 3। तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई x बाय लैम्डा कॉस 2 पाई nt प्लस क्या? पाई बाय। अच्छा एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एरोस ऊपर रहते तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आता था फिर? 5 पाई बाई 3, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता था। ये जब भी मेन क्वेश्चन आया था तो इसके जो फाइनल ऑप्शंस थे उसमें दोनों साइन साइन लिखे थे। ठीक है, दोनों का आंसर साइन साइन के टर्म्स में था। तो अगर सपोज कि ऐसा कुछ है ऑप्शन तो कुछ नहीं करना है। अगर सपोज कि दोनों ऑप्शन साइन साइन में तो इसको हम लोग किस में रखेंगे? देखो एक ऑल्टरनेट में सोल्यूशन बता रहा हूँ जहां पे यह आंसर करेक्ट है, बट अगर सपोज कि दोनों साइन में आता है तो यहाँ पे कॉस के जगह पे मैं क्या ले लूं? साइन। ठीक है, अभी जो भी आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा? साइन फाइव। पक्का? ठीक है, तो फाइव का वैल्यू कितना आने वाला है? साइन फाइव यहाँ पे हाफ आ गया। तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ बराबर है, क्या आ जाएगा ऑप्शंस? 5 बाई 6 और 5 पाई बाई 6 बराबर है। ये दो ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, बराबर है ये। अब इसमें से अगर मैं साइन का डेरिवेटिव ले लूँ तो क्या आने वाला है? कॉस। अब कॉस का वैल्यू क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए नेगेटिव रहना चाहिए? नेगेटिव। मतलब कॉस का कौन सा आंसर आ जाएगा? 5 पाई बाई 6। तो अगर मैं साइन के टर्म्स में लिखता हूँ तो ये सेम टर्म साइन 2 पाई एन टी प्लस 5 पाई बाई 6 आ जाएगा आपका ऑप्शन। बाकी सब टर्म सेम है। क्या डायरेक्ट 90 ऐड करके भी हो जाएगा? वो भी एक ऑप्शन है। क्या क्या क्या? अच्छा पहले वाले केस में मैंने पाई बाई 3 क्यों लिया? सिंपल है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा था ना, बॉडी का डायरेक्शन नीचे दिया, मतलब पार्टिकल का डायरेक्शन नीचे दिया ना। तो पाई बाई 3 अगर मैं देखूंगा तो माइनस साइन पाई बाई 3 एक नेगेटिव वैल्यू देगा और वरना पॉजिटिव। यहाँ की बात कर रहे हो, मतलब ये साइन 2 पाई एक्स में क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ पे भी पॉसिबल है। वेरी वेल। अगर सपोज कि जो मेरा ओरिजिनल पार्टिकल है वो 0 से नहीं स्टार्ट होता तो यहाँ पे नोड बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। और अगर एक्सट्रीम से भी स्टार्ट नहीं होता तो मतलब यहाँ पे अगर नोड बना तो साइन से स्टार्ट होगा, अगर एक्सट्रीम से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कॉस भी नहीं होगा। यहाँ पे देख लो एक क्वेश्चन। हाँ यस, यहाँ पे अगर ये मीन से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे साइन आ गया, अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट होता तो क्या आ जाता था? कॉस। बट यहाँ से कहीं से तो वेव स्टार्ट होता, मान लेते हैं ऐसे दिया है तो हम लोग को यहाँ पे भी साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा प्लस 5 डैश भी आएगा ना, उसका भी इक्वेशन चेंज होते जाएगा। हाँ वो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे 0 दे रहा है मुझे, कि नोड कहाँ पे दे रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल एवरीवन पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में अगर मैं बता दूं, यहाँ से अगर सपोज कि यहाँ पे दिया समथिंग एक्स इज इक्वल टू जो भी दिया लैम्डा बाई 8 दिया है सपोज, तो हम लोग क्या करेंगे? साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा प्लस 5 डैश विल बी इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो एट वाई इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा 2a एट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 8 वाई इज इक्वल टू जी हाँ 0। तो ये वो सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों को लेके आना पड़ेगा 5 डैश। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं,
इतना नहीं पूछेंगे आपको, बट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं है, सीधा सीधा कंपेयर करना है और आंसर लेके आ रहे हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखना, जो भी एक्स के साथ आएगा वो क्या रहेगा, जो भी एक्स के साथ आएगा वो साइन रे कॉस रे फर्क नहीं पड़ता, क्या आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा, और जो भी टाइम के साथ आएगा वो क्या रहेगा 2 पाई एन। 2 पाई एन, फटाफट नॉट वेस्ट टाइम, फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। गो अहेड। हो जाता है सबसे पहले 2a विल बी इक्वल टू 2a कितना आ गया यहाँ पे 5 का आ गया है, तो a का वैल्यू कितना आया 5/2। ये इंडिविजुअल वेव का है, इंडिविजुअल वेव का है, बट ए पार्ट में उन्होंने पूछा है कैलकुलेट, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है 2a, वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है 5/2, मतलब बेसिकली पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो गया 5, ठीक है। उसके बाद पूछा है फ्रीक्वेंसी, जो भी यहाँ पे कॉस मैंने ऑलरेडी बताया था, जो भी यहाँ पे x के साथ आएगा वो क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी 25 पाई। चलो फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं, लैम्बडा का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, और जो भी उसके साथ सर 2/25, ठीक है। चलो सो 2 पाई एन का खुद का वैल्यू कितना आया 100 पाई, इनका वैल्यू आ गया 50। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है एन लैम्बडा इज इक्वल टू 50 इंटू 2/25 कितना आ गया 4। और क्या पूछे बस, अच्छा ओके, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 1/50, सिंपल है। ये लोगों का आ गई ये चीज, इजी थे, कुछ भी नहीं, कंपेयर ही करना है। एम्पलीट्यूड वेव का है, वो जो ए आया ना वो एक वेव का है, मैक्सिमम पार्टिकल एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 2a। क्या समझा नहीं, क्या हुआ? पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2h से ज्यादा है ना, दो वेव अगर एक साथ मीट हो रहे तो ऊपर चला जाएगा ना। a1 + a2 हमने किया तो था लास्ट टाइम, यहाँ पे दोनों एम्पलीट्यूड सेम है तो 2a हो जाएगा, और मिनिमम कितना आ जाएगा 0 लोड पे। पार्टिकल का कैलकुलेट मैक्सिमम, जनरली पार्टिकल का ही पूछा रहेगा। पार्टिकल का अगर पूछा है तो कितना आ जाएगा 5, वेव का पूछे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आया 5/2, पक्का? ठीक है, अब देखते हैं आप। अबे वो मैंने क्वेश्चन वो फॉर्मुलेट नहीं किया बराबर, बट चलिए क्या क्या टॉक किसका, पार्टिकल का 2a होगा, जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा? अभी तो मैंने प्रूव करके भी तो बताया, ग्राफ में भी तो हमने 2a निकाला था, बट एक वेव का कितना आ जाएगा a, वो a और a मिलके तो 2a होता है ना। वेव का a है, मैं और एक बार ये कंफ्यूजन हटा रहा हूं, वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, कोई भी एक वेव का, क्योंकि दोनों वेव बेसिकली सेम ही है, बस एक राइट में जा रहा है एक लेफ्ट में जा रहा है, बाकी उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। वेव का एम्पलीट्यूड कितना है बाय दिस डेटा 5/2 वेव का, ठीक है। पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है 2 है, क्योंकि दो वेव मिला के पार्टिकल को ऊपर लेके जा रहे हैं ना। देखो एक वेव ऐसे आ रहा है, एक वेव ऐसे आ रहा है, दोनों लेके पार्टिकल को ऊपर लेके जा रहे हैं ना, करेक्ट है। अच्छा ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन है कि पार्टिकल का मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना है 0, क्योंकि अगर क्रेस्ट में हो रहा है तो वो दोनों ऐड होके 2a हो रहा है, बट अगर क्रेस्ट रफ में रहेगा तो 0, पक्का समझो ये चीज का, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछा है तो पार्टिकल का ही पूछा है, वेव का तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता ना, वेव का सिर्फ एम्पलीट्यूड होता है। अब ये क्वेश्चन क्या, पहले तो वही समझते हैं, बाद में की चीजें तो बाद में आंसर बाद में आ जाएगा। सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग है 120 सेंटीमीटर लेंथ सस्टेन स्टैंडिंग वेव, उससे कुछ खास ऐसे, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पे 120 सेंटीमीटर लेंथ है, उसको कुछ खास मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा नहीं है, बट एनीवे ऑफ द स्ट्रिंग एट विच द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर व्हेन द पॉइंट्स बीइंग सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कोई भी दो पॉइंट जो 15 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है, दोनों का एम्पलीट्यूड कितना दिया है 3.5। इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। चलो मैं डायग्राम और थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, डायग्राम में ही सब आंसर है, ठीक है। डायग्राम में और थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
अब जो 2 पॉइंट है उनका एम्पलीट्यूड कितना है 3.5। मतलब क्या, यहां पे देख लेते हैं। अगर एम्पलीट्यूड 3.5 है, मतलब अगर मैं सपोज कि एक पॉइंट यहां पे ले लेता, अभी इसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं। एक पॉइंट नहीं, यहां पे देखो, ये 2 पॉइंट ले लेता हूं। इसका अगर 3.5 है तो इसका भी कितना है 3.5। बट द क्वेश्चन नाउ अराइजेस इज एंड दे आर सेपरेटेड बाय कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर दिया है। या फिर बट ये इसमें अगर आप देखोगे दोनों जो पॉइंट है दोनों क्रेस्ट में ही है, बट ऐसे भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है एक क्रेस्ट में रहेगा दूसरा कहाँ पे रहेगा ट्रफ। जैसे कि अगर मैं ये वाला पॉइंट देख लूं, ये वाला पॉइंट भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये भी डिस्टेंस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ऑलवेज लिखा है ना, इज इक्वल टू 3.5 being separated by 15 centimeter. Okay, points of the string at which the displacement amplitude is always equal to 3.5 centimeter are separated by 15 centimeter. मतलब क्या है इसका? नहीं, उसका लॉजिक नहीं। पहले तो ये वोकैबुलरी जो है उसको डिकोड करो। ठीक है, बेसिकली ये 2 पॉइंट या ये 2 पॉइंट दोनों का एम्पलीट्यूड जिसका कितना दिया है 3.5, दे आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? 2 पॉइंट का डिस्टेंस जिसका 3.5 है उसके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। मतलब क्या, यहाँ पे देखो, मुझे बताओ। यस, यहाँ पे देखते हैं λ/4 नहीं, हाँ λ/4 आ जाएगा। मुझे बताओ क्या ये सिमेट्री है दोनों साइड? तो ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7.5। और मुझे बताओ क्या ये दोनों सिमेट्री है यहाँ पे? हाँ, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7.5। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था जो डिकोड करना था क्वेश्चन से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ लो। तो लैम्डा 7.5 ठीक है, लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ पे 7.5 इंटू 8 आ जाएगा, मतलब 15 इंटू 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? अब यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, मतलब पूछा क्या 2a का वैल्यू पूछा है। मतलब बेसिकली कहना है इसे ये वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड पूछा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब वो लगा सकते हैं अगर 15 नहीं, ये नहीं लगा सकते, क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है साइन। तो साइन का रूल लगा सकते बट यूनिटरी नहीं फॉलो कर सकते। मुझे बताना यहाँ पे ये डिस्टेंस कितने का आ जाएगा फिर 7.5। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताना, यहाँ पे पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा लैम्बडा बाई कितना है ये, मुझे तो लैम्बडा कितना है, चलो फटाफट ये देखिए मुझे बताओ। तो लैम्बडा कितना आ गया 60। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना हो गया 7.5। तो यहाँ पे फाई कितने का आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2 पाई x बाय लैम्बडा ना, पक्का? फाई इज इक्वल टू 2 पाई x बाय लैम्बडा, करेक्ट है। तो फाई कितना आ गया यहाँ पे 2 पाई इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 60, कितना आ जाएगा पाई बाय 4, पक्का? तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो आया है इसको मैं एम्पलीट्यूड A1 लिख देता हूँ। A1 इज इक्वल टू A जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इंटू कॉस पाई बाय 4 ले लो या साइन ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम है। चलो साइन में ले लेता हूँ, साइन पाई बाय 4। तो A1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड कितने का दिया है 3.5 इक्वल टू A साइन पाई बाय 4 1/√2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 3.5 इंटू क्या 1.4, कितना होने वाला है ये, क्या ये 1/4 आ गया ना, 1/√2 ना, √2 यहाँ पे आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 7 इंटू 7 4.95। तो x का वैल्यू कितना आ गया, ओके मैं क्वेश्चन और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये समझने को। क्वेश्चन में दिया है कोई भी 2 पॉइंट जिसका एम्पलीट्यूड 3.5 है, दे आर सेपरेटेड बाय 15। तो 2 पॉइंट्स 2 तरीके से आ सकते हैं, एक तो दोनों क्रेस्ट में है या फिर एक क्रेस्ट में और दूसरा ट्रफ में। मतलब बेसिकली हर 15 के बाद एम्पलीट्यूड कितने का हो रहा है मेरा 3.5 हर 15 डिस्टेंस के बाद। मतलब अगर आप इसके आगे भी ड्रॉ कर लो एक 15 वाला,
तो आपको 3.5 का एम्पलीट्यूड आने वाला है, पक्का? ठीक है, हर 15 के बाद आपको एम्पलीट्यूड आने वाला है 3.5 का। सो कहना है से बाय सिमेट्री ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7.5, ये 7.5 7.5 7.5। तो यहाँ से साइन स्टार्ट हो रहा है, तो साइन के लिए एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लगाओ, कुछ भी लगाओ, यहाँ पे बेसिक साइन रूल है। अगर यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री ना, तो 45 डिग्री पे मतलब बेसिकली एक्स 45 साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 सॉरी √3 नहीं, तो एम्पलीट्यूड एट 90 डिग्री, 90 पे 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में λ/4 लिया ही नहीं है, मैंने पहले तो ये पॉइंट समझो कि एक कौन से भी 2 पॉइंट अज्यूम किया? कोई भी 2 पॉइंट, 1 2 3, ये 3 पॉइंट अज्यूम करो, इसके बीच में 15 दिया है, रैंडम पॉइंट्स है, और इसके बीच में 15 दिया है। सिमेट्री के हिसाब से ये 7.5 आना चाहिए, और सिमेट्री के हिसाब से ये भी 7.5 आना चाहिए, क्योंकि ये 15 है ना। तो ये पार्ट कितना हो गया λ/4 ना, λ/4 15 हो गया, बराबर ना? लास्ट में आपने 95 माइनस किया। नहीं एक्स ये कितना आया एम्पलीट्यूड मेरा आया 4.95, तो एक्स का वैल्यू कितना आया। अब यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बना, वो सबसे पहले तो यहाँ पे जनरली हम लोगों ने इक्वेशन देखा, तो प्रैक्टिकली ये स्टेशनरी वेव कैसे बनेगा। इफ आई कंसिडर अ गिटार का जो स्ट्रिंग होता है दोनों साइड पे मैं टाई कर सकता हूँ, तो मुझे बताना वो जब भी मैं वाइब्रेट करूंगा तो स्टेशनरी वेव बनने के चांसेस है। यस, ठीक है, हो गया ये पक्का सबका? ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज द वेव्स ऑन द स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप। इसके पास आज डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है, एंड इफ पॉसिबल वी विल चेक द एंड्स करेक्शन ऑल्सो, बट देखते हैं जितना टाइम बचेगा उसके हिसाब से, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। इसका भी चेंज हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ओके चलो पेन नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। So now we are going to study the equation of a wave on a string, ठीक है, ध्यान देना before we go into that thing. Now understand even before we start the derivation, मुझे बताओ कि अगर एक closed end रहेगा, मान लेते हैं मैंने आपको एक वायर दे दिया, एक वायर है, आपको 2 वॉल पे यहाँ पे टाई करना है, तो आप कैसे टाई करोगे? यहाँ पे हुक लगाओगे, एक वायर टाई करोगे, यहाँ पे हुक लगाओगे, एक वायर टाई करोगे, करेक्ट है। सो इफ आई रिमूव द हुक्स, मुझे बताओ ये कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है, करेक्ट है, मतलब हुक को मैं डायग्राम से हटा देता हूँ। मुझे बताओ यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे एक पॉइंट पे कितना है, एक, और यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे कितना है, एक। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? मुझे बताओ और ये पॉइंट कभी भी मूव होने वाला है क्या? तो मुझे बताओ इसके ऊपर जो वेव बनेगी ये कुछ ऐसे ऐसे बनने वाला है, करेक्ट है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, ये पॉइंट मूव हो रहे हैं क्या? तो मुझे बताओ अगर मूव नहीं हो रहे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, नोड या एंटी नोड? नोड। तो एक चीज ध्यान रखना, क्लोज एंड पे हमेशा क्या बनने वाला है, नोड। पक्का ये चीज दिमाग में फिट कर लो, क्लोज एंड पे हमेशा क्या बनने वाला है, यहाँ पे नोड। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? ठीक। बट इफ आई टेक अ ग्लास, मान लेते कि जैसे कि अगर मैंने ग्लास को इन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकता है, यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेंगे, एक रहेगा या 2 रहेगा? ओपन एंड पे 2, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में मैं कहीं पे भी स्ट्रिंग अटैच कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो एक चीज समझना, क्लोज एंड पे क्या बन रहा है, नोड, और ओपन एंड पे क्या बन रहा है, ये क्या है, एंटी नोड। ये चीज दिमाग में फिट कर लो। बाकी अगर ये दिमाग में आ गया, बाकी सब चीजें आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ इशू नहीं है। डायग्राम वगैरह बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। क्लोज एंड पे क्या बनेगा, नोड, ओपन एंड पे क्या बनने वाला है, ठीक है, ध्यान। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं एक ड्रॉ करूंगा डायग्राम, या फिर 2 ड्रॉ कर लेता हूँ, थर्ड वाला आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। सबसे पहले चीज, ठीक है, एक मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग है तो दोनों साइड पे क्लोज एंड है या ओपन एंड है, क्लोज। यहाँ पे क्या बनेगा, नोड, और वहां पे भी क्या बनेगा, ठीक है, ध्यान देते हैं। सबसे पहला वेव जो जाएगा, मुझे बताओ क्या ना, इससे अभी तक ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है क्या? नहीं। जैसे मैं इसको प्लग करूंगा, विल द स्ट्रिंग स्टार्ट वाइब्रेटिंग? तो मिनिमम टू मिनिमम एक वेव ऐसे जा सकता है, और सेम वेव जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसे आने वाला है, करेक्ट है। कितने लूप बने, एक से कम लूप पॉसिबल है क्या यहाँ पे? मुझे तो कहने से दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स, दैट इज 1। एवरीवन लुक हियर, मुझे तो कितने नंबर ऑफ लूप बने, एक से कम लूप पॉसिबल है क्या? तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मैं ऑब्टेन करूंगा दैट विल बी द मिनिमम, वो मैं प्रूव भी करूंगा, बट दिस फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी और आल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल मींस द लीस्ट नंबर ऑफ द लूप्स फॉर्म, ठीक है, विल बी कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
मुझे बताओ अगर मैं ये स्ट्रिंग को कुछ ऐसे प्लग करूं, मुझे बताओ एक के बाद कितने लूप बन सकते हैं? एक लूप के बाद और कितने लूप बन सकते हैं? 2। तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये एक वेव ऊपर चला जाएगा और यही घूम के वापस पीछे आ जाएगा। पक्का? ठीक है। मुझे बताओ कितने लूप बने यहाँ पे? 2। तो थर्ड वाला जो आप ड्रॉ करोगे उसमें कितने लूप बनेंगे? 3। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान से ड्रॉ करना। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि क्लोज एंड पे हमेशा एंड पे क्या होने वाला है? नोड। ठीक है, सेंटर पे कुछ भी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ओके, इसके सेंटर में क्या आया? एंटी नोड। बट इसके सेंटर में क्या आया? नोड। सेंटर का फर्क नहीं पड़ता, बट एंड पे क्या बनना चाहिए? नोड। ठीक है, ध्यान देते हैं। थर्ड के सेंटर पे क्या आएगा? एंटी नोड। एंटी नोड आएगा। ठीक है, आप ड्रॉ करके देख लो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मुझे बताना फॉर यू, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। मुझे बताओ कि पहला जो ग्राफ है, ठीक है, इसमें कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से कहीं से तो स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे देख लो, फोर्थ बेंच यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे खत्म हो रहा है, बराबर है? 2 नोड पे खत्म हो रहा है। ये डिस्टेंस कितना है? सोच समझ के बताओ, 2 नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। सो कैन आई से इन द फर्स्ट केस L will be equal to λ1 divided by 2, which implies λ1 will be equal to कितना आ जाएगा? 2। What about the second case? यहाँ से नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है? λ/2। और ये भी कितना हो जाएगा? λ/2। सो कैन आई से L will be equal to λ2 divided by 2। सो यहाँ पे λ2 will be equal to कितना आ जाएगा? सॉरी 2 टाइम्स λ2/2, तो कितना हो जाएगा? λ2 will be equal to L। पक्का? ये λ/2 तो 2 टाइम्स λ2/2 which is equal to L। पक्का? यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड के लिए इवन बिफोर वी स्टार्ट विद दिस थिंग, मुझे बताओ V का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या आता है? XL। क्या होता है? N लैम्बडा। तो N का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/λ। करेक्ट है। सो N1 विल बी इक्वल टू V/λ1। λ1 का खुद का वैल्यू कितना होता है? λ1 नहीं अभी के लिए कितना? λ1 का वैल्यू कितना है? 2 है। इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? यस, 1/2L। अच्छा ओके, वेलोसिटी कितना होता है स्ट्रिंग के ऊपर? हमने आज सुबह ही एक सम किया था। V इज इक्वल टू रूट ऑफ T/μ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे V इज इक्वल टू रूट ऑफ T/μ। ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय μ। पक्का? ओके, अब सेकेंड मोड में सॉल्व करके बताता हूँ आपको। सेकेंड मोड भी इजी है। यहाँ पे फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड। मुझे बताओ सेकेंड मोड के लिए N2 कितना आ जाएगा? यहाँ पे सेकेंड मोड के लिए कितना आ जाएगा? V/λ2 which is equal to N2 will be equal to 1/L into 1/L 2L नहीं 1/L into root of T/μ। बराबर है ये? Can I say that N2 will be equal to 2 times N1? इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का? पहले आप कॉपी करोगे, बाद में N3 का वैल्यू